हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, नंस्ट इक्वेशन है ना। नंस्ट इक्वेशन इसको अपन क्या कह सकते हैं, इफेक्ट ऑन ईएमएफ ऑफ सेल ऑफ टेम्परेचर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ना। कोई भी मेटल हो उसके एक्वस सॉल्यूशन का और टेम्परेचर का सेल के ईएमएफ पर क्या इफेक्ट होता है, उसको कौन एक्सप्लेन करता है, नंस्ट इक्वेशन एक्सप्लेन करता है। आइए देख लेते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करके आज इसको खत्म करते हैं नंस्ट इक्वेशन को, फिर इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। नंस्ट इक्वेशन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है नंस्ट इक्वेशन। अगर डेरिवेटिव पार्ट की बात करें तो डेरिवेटिव पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है इसका, मतलब एग्जाम में डेरिवेशन भी पूछी जाती है कि आप इसकी डेरिवेशन बताइए, नंस्ट इक्वेशन को ड्राइव करिए, ये भी आता है आपके पास। तो मतलब कुल मिला के यूं कह सकते हैं दैट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना नंस्ट इक्वेशन। और मे भी कल तक अपना जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करेंगे। तो नस्ट इक्वेशन की बात करें, जैसे आपके पास अपन ने कल कोई केमिकल रिएक्शन ली थी, लाइक M1A प्लस सॉरी M1A प्लस M2B gives to N1C प्लस N2D। ये आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं इसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि के, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला उसका होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉर्मूला क्या होता है इसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। तो अपन बात करें के के लिए, तो के इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, सी की पावर n1 डी की पावर आपके पास n2 अपॉन ए की पावर आपके पास m1 और बी की पावर आपके पास क्या आ जाएगा m2। ये अपने पास कल इक्वेशन फर्स्ट है ना। अब आगे अगर अपन बात करें कि रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या था, रिलेशन लास्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स में करा था, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग आपके पास क्या आया था के, इसको अपने दे दिया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्वेशन सेकंड क्या है, रिलेशन बिटवीन चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये आपके पास क्या हो गया, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी। ये आपके पास क्या हो गया, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी नॉट। और ये आपके पास क्या हो गया, गैस कांस्टेंट। ये आपके पास टेम्परेचर और ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट देखते हैं अपने पास कि इलेक्ट्रोकेमिकली जो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है, थर्मोडायनेमिकली अपने को पता है, थर्मोडायनेमिकली देखते हैं तो क्या आता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू चेंज इन एंट्रोपी, वो थर्मोडायनेमिकली फॉर्मूला था। इलेक्ट्रोकेमिकली डेल्टा जी का फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, दैट माइनस एन एफ पी। एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, यानी कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या यूं कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट से कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वो आपके पास क्या होगा, एन की वैल्यू होगी। उसके बाद एफ की बात करें तो एफ इक्वल्स टू 1 फेराडे।
है ना, और E इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाता है, सेल पोटेंशियल। सेल का पोटेंशियल है E। डेल्टा जी नॉट देखें, चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, माइनस एन एफ ई नॉट। एन क्या हो गया, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ क्या हो गया आपके पास फैराडे, और ई नॉट क्या हो गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन आपको पता है 298 केल्विन टेम्परेचर, और जो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन है वो 1 m हो तो उसको अपन स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। और अगर कोई गैस प्रेजेंट हो तो प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार। ओके, एन एफ ई नॉट। तो ये वैल्यू जो है डेल्टा जी की और डेल्टा जी नॉट की, इसको अपने को इक्वेशन सेकंड में पुट कर, तो क्या आएगा अपने पास, माइनस एन एफ ई इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के, आर टी नेचुरल लॉग के। ओके, अब देखिएगा इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा एन एफ ई इज इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट माइनस आर टी नेचुरल लॉग के। ये आपके पास इक्वेशन आ, अब इस इक्वेशन को क्या करना है, एन एफ से डिवाइड करना। डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ई, या यूं कह दूं कि एन एफ को कॉमन लेना, ई नॉट, भाई एन एफ को कॉमन लूंगा, या मैं कह दूं कि एन एफ से डिवाइड करूंगा तो एन एफ अपॉन एन एफ कैंसिल आउट, एन एफ अपॉन एन एफ कैंसिल आउट, और आर टी अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, एन एफ माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल के, नेचुरल लॉग के। ओके, अब देखिएगा अपन ने लॉग कर रखे हैं कि लॉग का यूज कहाँ कर। नेचुरल लॉग जो है वो किसके इक्वल होता है, 2.303 लॉग बेस 10। मैंने आपको बता रखा है कि केमिस्ट्री में हमेशा कहीं पे भी अगर लॉग से रिलेटेड कैलकुलेशन आएगी तो सारी की सारी किसमें होगी, लॉग बेस 10। अपने को जो वैल्यू पता है या जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो सारी की सारी किसमें करनी होती है, लॉग बेस 10 में फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर है, तो नेचुरल लॉग जो है वो किसके इक्वल होता है, 2.303 लॉग बेस 10 से। तो ये वैल्यू यहाँ रखनी, तो E इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, दैट E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन आपके पास क्या आ गया, NF, और यहाँ क्या आ गया आपके पास, लॉग बेस 10। यहाँ आपके पास क्या आ गया है, लॉग बेस 10। ये भी नेक्स्ट इक्वेशन का पार्ट है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए। E is equals to E naught minus 2.303 RT upon NF log base 10K। आइए फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। यहाँ तक तो कल ही हो गया था अपने ना। सर यहाँ तक तो हमें कल ही समझ आ गया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। चले फिर यहाँ तक समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब वैल्यू देख लेते हैं ना, कुछ वैल्यू रख लेते हैं। टेम्परेचर जनरली अपन यहाँ पे केमिस्ट्री में जो भी बात करते हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे करते हैं। वो टी की वैल्यू आपके पास ले लेते हैं अपन 298 केल्विन। आर जो है, आर की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, केल्विन इंटू मोल, क्या यूं कह सकते हैं, इसको यूं लिख देते हैं, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, एफ की वैल्यू एग्जैक्ट तो होती है 96475 कूलम, बट अप्रोक्सीमेटली जो है थोड़ा कैलकुलेशन
इजी करने के लिए अपन कंसिडर करते हैं 96500 को। ओके, ये वैल्यू पुट करनी सारी की सारी। तो आपके पास क्या आएगा, E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.059 अपॉन 2 log बेस 10 की 2 हटा देते हैं, n लगा देते, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट E इज इक्वल्स टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 concentration of product upon concentration of reactant, concentration of product अपॉन आपके पास क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये नल्स इक्वेशन, ये भी नल्स इक्वेशन है कि आपके पास क्या था कि सर के हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ये सर 0.059 कहां से आया, अब देखो कहीं पे पूरा दे रखा होगा 0.0591 या 0.059। ओके, कि सर ये कहां से आया, मैंने कहा आप क्या करो, आर की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 8.314, टेम्परेचर रखो 298 अपॉन 96500। ये जब सारा आप कैलकुलेशन कर लोगे तो कैलकुलेशन करने पर आपके पास क्या आएगा, 0.059। एन मैंने आपको बता दिया था कि एन क्या है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट से एक्सेप्ट करता है, तो एन आपके पास क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ओके, अब देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी, कि आप क्या करें, नल्स इक्वेशन लिखें किसके लिए, नल्स इक्वेशन लिखें आप डेनियल सेल के लिए, नल्स इक्वेशन लिखें आप डेनियल सेल के लिए। नल्स इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि डेनियल सेल में सेल रिएक्शन क्या होता है। सेल रिएक्शन आपके पास ये होती है Zn प्लस Cu+2 से किसका फॉर्मेशन होता है, Zn+2 प्लस C। ये डेनियल सेल की सेल रिएक्शन। ये आपके पास क्या हो गया कि सर ये हमारे पास रिएक्टेंट हो गया, ये आपके पास क्या हो गया कि सर ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। कुछ बातें हैं स्पेशल ध्यान में रखना, ये कौन सी स्टेट में है, ये सर सॉलिड स्टेट, ये कौन सी स्टेट में है, ये भी आपके पास सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में अगर आपके पास कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसकी जो कंसंट्रेशन रहती है वो हमेशा यूनिट रहती है, कंसंट्रेशन कितनी रहती है, 1। यानी कि आप यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में किसको पुट करोगे, एक तो आपके पास Cu+2 को और एक Zn+2 को, बिकॉज ये आयंस है, कंसंट्रेशन आयोनिक सॉल्यूशन की है, तो उसके लिए ये Cu+2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, Zn+2 की कंसंट्रेशन क्या होगी। ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना है कि सर जिंक भी है कॉपर भी है, तो जो सॉलिड स्टेट में है उसकी कंसंट्रेशन को लो ही मत, स्टेप को बढ़ाओ ही मत। तो आपके पास क्या आ जाएगा नल्स इक्वेशन फॉर डेनियल सेल कि E इज इक्वल्स टू E0। अब E0 कितना होता है डेनियल सेल के लिए, ये अपन ने कैलकुलेट करा था जब E0 सेल देखा था, वो होता है 1.10 वोल्ट। कितना होता है आपके पास, 1.10 वोल्ट। तो 1.10 माइनस 0.059
अपॉन 2। कि सर 2 क्यों आया? बिकॉज 2 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। जिंक Cu+2 था, जिंक से Zn+2 बना, जिंक से क्या बना? Zn+2, यानी कि जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। Cu+2 से क्या मिला आपको? Cu मिला, यानी कि Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करे हैं? गेन करे। तो कितने का चेंज हो रहा है? 2 का। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 2 आएगी। तो 0.059 अपॉन 2 log base 10 concentration of Zn+2 upon concentration of Cu+2. It is the Nernst equation for Daniell cell. ये डेनियल सेल की नर्स्ट इक्वेशन है। 1 मार्क्स में कभी क्वेश्चन आ जाता है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। तो ये इसको नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो अभी गलत नहीं होगा, बट अपन लिखेंगे नहीं बिकॉज कंसंट्रेशन जो है सॉलिड स्टेट में किसी भी सब्सटेंस की कितनी होती है? 1 होती है। ओके, तो क्लियर है? तो एक बार फिर हैंड रेस कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। E is equals to 1.10 minus 0.059 upon 2 log base 10 concentration of zinc ion upon concentration of copper ion। आइए देखते हैं आगे। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसी में ही मैं आपको क्या है एक स्पेशल पॉइंट है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। कि आपके पास क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट E of following cell। फॉलोइंग सेल कहते हैं या फॉलोइंग इलेक्ट्रोड कहते हैं या फॉलोइंग रिएक्शन कहते हैं। उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है? ई कैलकुलेट करना है। क्या है रिएक्शन? देख, Cu+2 0.1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे किसका फॉर्मेशन होगा? Cu का। इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है? ई कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों, आपको क्या कैलकुलेट करना था? ई कैलकुलेट करना था ना। सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अपने पास अपने को फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, दैट E इज इक्वल्स टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये अपने पास फॉर्मूला होता है और ये आपको पता है। ओके, अब देखिए आपको क्या चाहिए? ई नोट चाहिए। ई नोट अपने को पता है कि Cu+2 Cu+2 से जब Cu का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए ई नोट की वैल्यू कितनी होती है? 0.34, है ना? पता है 0.34 होती है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात होगा, यहाँ पर अगर कभी आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट E इज इक्वल्स टू 0.34 माइनस 0.06 अपॉन 2। 59 को आप 6 लिख दीजिए, कभी गलत नहीं होंगे आप, है ना? लॉग बेस 10। अब देखो प्रोडक्ट में तो आपके पास क्या है? सॉलिड है। सॉलिड की कंसेंट्रेशन कितनी होती है? यूनिट होती है। तो ये आपने कर दिया 1 अपॉन आपने कर दिया 0.1 अपॉन आपने क्या कर दिया? यहाँ पे 0.1 कर दिया। तो E इज इक्वल्स टू 0.03 माइनस 0.06 अपॉन 2 log base 10 1 अपॉन
0.1। आपने क्या करा, यहां से पॉइंट हटाया, यहां से पॉइंट हटाया तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, 10 आ गया। नीचे वाले को हटा दूं मैं, ये क्या आ गया, log बेस 10 10 आ गया। अब log बेस 10 10 है, इसकी वैल्यू अगर किसी को पता नहीं हो तो मैं बता देता हूं, हमेशा 1 होती है, ऑलवेज 1। जितने जीरो आ जाते हैं वैल्यू उतनी इंक्रीज होती जाती है। 10 है तो 1 होगा, 20 है तो 2 होगा, ऐसा कभी नहीं है ना। 10 है तो 1 होगा, 0 इंक्रीज करने हैं, 100 होगा तो 2 होगा। यानी कि 11 से लेकर के log बेस 10 11 से लेकर के log बेस 10 99 तक जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 2 के बीच में रहेगी, ये हमेशा याद रखें। अगर ज्यादा आ रही है तो आप गलत, बिकॉज log बेस 10 10 की वैल्यू 1 होती है, 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। 11 से लेकर के 99 तक की वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहेगी, इन बिटवीन 1 to 2। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू 0.034 माइनस 0.06 अपॉन 2 log बेस 10 10, ये वैल्यू 1 आ गई। तो E क्या आएगा आपके पास, देखो E इज इक्वल टू 0.34 माइनस आपके पास 0.06 अपॉन 2। तो कैंसिल आउट करा आपने, कैंसिल आउट करा तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे कितने टाइम कैंसिल आउट होगा, 0.06 जो है 2 से, जल्दी बता दो, 0.03। और 0.03 टाइम कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया, 0.31 वोल्ट। आ गया नहीं, उत्कर्ष के भी सही है, दिव्य के भी सही है, उन्होंने शायद 0.059 लेके करा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया, 0.31। तो सर यहाँ पे कंसेप्ट क्या सिखाया आपने, पहले आप ये बताओ। मैंने कहा कंसेप्ट अभी सिखाया नहीं है, अभी एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ है, जब दूसरा आएगा तब देखेंगे कंसेप्ट क्या बात है। आइए यहाँ इसी का दूसरा कंसेप्ट देख लेते हैं कि अब आपके पास जो केमिकल रिएक्शन है वो ये होगी, Cu+2 0.01 प्लस आपके पास क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, और आपको क्या मिला, कॉपर मिला। देखो पहले कंसेंट्रेशन कितनी थी, 0.1, अब कितनी हो गई, 0.01, है ना। पहले कितनी थी, 0.1, और अब कितनी हो गई, 0.01। तो अब निकालते हैं कि E कितना आएगा। E इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, E नॉट, यानी कि 0.34 माइनस 0.06 अपॉन 2 log बेस 10, और यहाँ पे क्या आ गया, log बेस 10 यानी कि 1 अपॉन 0.0। ओके सर, यहाँ से पॉइंट हम हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो आ जाए, एकदम क्लियर। पॉइंट हटाया, कितना आ गया, 2 जीरो आ गया। log बेस 10 100 आ गया, log बेस 10 100 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 2। तो एनर्जी इज इक्वल, सॉरी E इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.34 माइनस 0.06 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2। आपने क्या करा सर, 2 से 2 पे तलवारें चला दो, ये ज्यादा इजी है। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 0.34 माइनस 0.06 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.28 वोल्ट। कि सर कंसेप्ट की क्या बात है, कैलकुलेशन है, यहाँ 0.31 वोल्ट, वहां 0.28 वोल्ट। तो एक बात बताऊं मैं आप, अगर मैं आपको बात बताऊं कि आपने मान लीजिए कि ऐसे करा कि आपके पास Cu+2 की कंसेंट्रेशन पहले कितनी थी, 0.1। Cu+2 की कंसेंट्रेशन अब आपके पास कितनी है, 0.01। आपने 10 टाइम कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर दी, 10 टाइम कंसेंट्रेशन क्या कर दी आपने, डिक्रीज। कि मैं अगर इसको पूरा सेल ले लेता, मैंने कह देता कि आपके पास यहाँ पे Zn है कि रिएक्शन आप Cu+2 से करवा रहे हो, और यहाँ Cu से और साथ में क्या मिला, Zn+2, इसकी कंसेंट्रेशन 1.0 है। मैंने कहा सेम मैं यहाँ ले लेता, कि यहाँ मैं क्या कर देता, जिंक ले लेता, और यहाँ पे जो मेरे को Zn+2 मिला, इसकी कंसेंट्रेशन 1.0 है। कि मैं अगर कैथोडिक पोर्शन की, गौर फरमाना, कैथोडिक पोर्शन, कैथोडिक तो है इस टाइम,
इसकी अगर मैं कंसंट्रेशन 10 टाइम डिक्रीज करता हूं, इसकी अगर कंसंट्रेशन में 10 टाइम डिक्रीज करता हूं, तो जो सेल का ईएमएफ है वो 0.03 से क्या हो जाएगा, सेल का जो ईएमएफ है वो 0.03 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने इसको कंप्लीट सेल बना दिया। मैंने कहा मैं तो रिएक्शन कराऊंगा जिंक की कॉपर +2 के साथ। यहाँ पे Cu+2 की कंसंट्रेशन 0.1 है और यहाँ पे जिंक की कंसंट्रेशन 1.0, यानी कि Zn+2 की जो कंसंट्रेशन है उसको तो मैंने कांस्टेंट रखा और Cu+2 की दो अलग अलग कंडीशन ली और Cu+2 की कंसंट्रेशन को मैंने 10 टाइम डिक्रीज कर दिया। और जब उसको 10 टाइम डिक्रीज करा तो क्या हुआ कि जो सेल पोटेंशियल है वो 0.03 से कम हो गया। पहले कितना था 0.31 और अब कितना आ गया 0.28। हुआ ना कंसेप्ट है कि अगर आप क्या करते हो, ये एनोड वाली रिएक्शन होगी Zn से Zn+2, ये कैथोड वाली रिएक्शन होगी कि अगर आप क्या करते हो कैथोडिक पोर्शन में कंसंट्रेशन जो है वो 10 टाइम डिक्रीज कर देते हो तो सेल पोटेंशियल भी 0.03 से कम हो जाता है। पहले कितना था 0.31 वोल्ट, अब कितना हो गया आपके पास, अब आपके पास हो गया 0.28। समझ आया तो जल्दी से हैंड रेज कर दो। सिंगल इलेक्ट्रोड का भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने कंपैरिजन करा तो पूरी रिएक्शन ले ली बाद में, पर रिएक्शन ले ली उसमें कोई चेंज नहीं करा बिकॉज Zn+2 की कंसंट्रेशन अपने 1 रखी, तो 1 रखी तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं होगा कि अगर मैं यहाँ पे ऊपर 1 रख देता और यहाँ पे 0.1 रखता तो पॉइंट हटाता तो यहाँ 10 ही आता। यहाँ पे अगर मैं 1 रख देता, यहाँ 0.01 रखता तो पॉइंट यहाँ से हटाता तो यहाँ 100 ही आता है ना, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये कहाँ काम आता है, जहां पे बच्चों आपके पास मान लीजिए कंपटीशन में कोई कंपटीशन आप दे रहे हो, वहां पे सीधा ये थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर इस पोर्शन की कंसंट्रेशन को मैं इतने टाइम डिक्रीज कर देता हूँ या इतने टाइम इंक्रीज कर देता हूँ तो क्या इफेक्ट होगा सेल के ईएमएफ पर, यानी कि आपके पास सेल पोटेंशियल पर। अब ये थोड़ा सा रिवर्स ले लेते हैं सेम कंडीशन को कि आपके पास Zn है प्लस Cu+2 है, इसकी कंसंट्रेशन आपने 1 रख ली। इससे आपको क्या मिला, आपको मिला Zn+2, इसकी कंसंट्रेशन आपने 0.1 रखी प्लस आपके पास Cu, ये तो सॉलिड स्टेट में है जिंक और कॉपर, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन 1 है और Zn+2 की कंसंट्रेशन 0.1। मैंने कहा इसका ई कैलकुलेट कर दो, आपने कहा सर अब तो बच्चों वाली बात है ये तो, कि ई इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा वहां पे, सॉरी थोड़ा कैलकुलेशन चेंज करेंगे अपन उस वाले में, है ना, वहां पे मैंने 0.34 ही ले लिया था, ठीक है ना, वहां पे आ गया 1.10, यानी कि जो आपके पास जब कॉपर की कंसेंट्रेशन आपने 0.1 ली थी तो उस समय आपके पास 1.10 माइनस आपके पास क्या हो जाता 0.03, तो यानी कि पहले कितना आ जाता 1.0 से, आगे चेंज करना भूल गया मैंने, सेल का ई नोट जो है वो 1.10 होता है, 1.10 माइनस 0.06 तो आपके पास कितना हो गया 1.04, तो 0.03 क्या हो गया आपके पास कम हो, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना होता है। अब E इज इक्वल टू Zn+Cu+2 है ना, अपने को देखना है, तो E कितना हो गया आपके पास 1.10 माइनस 1.10 माइनस आपके पास क्या आएगा 0.06/2 log बेस 10। फॉर्मूला क्या कहता है कि Zn+2 यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कहाँ आएगी, तो आपने क्या करा, कुछ नहीं करा, E इक्वल्स टू 1.10 माइनस 0.06/2 log बेस 10, कितनी है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0.1, पॉइंट हटाया नीचे क्या आया 10, पॉइंट हटाया नीचे क्या आया 10, तो E इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास 1.10
माइनस 0.06 अपॉन 2 आपके पास, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं log बेस 10 की पावर -1। तो ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या आएगा, -1 आएगा। और log में हमेशा पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो ये आपके पास 1 हो गया, और ये माइनस में, ये माइनस में, तो आपके पास क्या हो गया, प्लस 1.10 प्लस 0.06 अपॉन 2 कैंसिल आउट करेंगे तो E इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, 1.13। ये कितना आ गया आपके पास, 1.13 वोल्ट आया इसका। तो सर कैसे आया, 1.10 माइनस 0.06 अपॉन 2 log बेस 10 0.1 अपॉन 10। 10 क्यों करा, क्योंकि पॉइंट को उड़ा दिया अपन ने, तो नीचे क्या आ गया अपने पास 10 आ गया। इस 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1। लॉग में हमेशा पावर क्या आती है, आगे आती है। अगर आपके पास ऐसा लिख रखा हो कि log बेस 10 m की पावर n, तो ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, और इसको ऐसे लिखते हैं n log बेस 10 m। तो अपन ने यही तो करा है, माइनस को आगे लेके गए। इसकी वैल्यू कितनी हो गई log बेस 10 की, इसकी वैल्यू आपके पास 1 हो गई, यहाँ माइनस। तो माइनस का 0.06 अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 0.06 अपॉन 2 यहाँ कितना आ गया आपके पास 1.13 हो। अब यही मैं क्या कर देता हूँ, कंसंट्रेशन 10 टाइम डिक्रीज कर देता हूँ। कंसंट्रेशन को 10 टाइम डिक्रीज कर देता हूँ, किसकी, जिंक की, Zn की। कि आपके पास अब इक्वेशन ऐसी है, Zn Cu प्लस 2, इसकी कंसंट्रेशन 1.0, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, Zn प्लस 2 कंसंट्रेशन 0.01, और प्लस आपके पास क्या आ गया, यहाँ 0.1 था, यहाँ 0.01, तो 10 टाइम क्या हो गया, डिक्रीज। तो 10 टाइम डिक्रीज हो गया, तो E इक्वल्स टू 1.10 माइनस 0.06 अपॉन 2 log बेस 10, यहाँ कितना आ गया 0.01 अपॉन आपके पास क्या आएगा, पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो आ गए। E इज इक्वल्स टू क्या आया, 1.10 माइनस 0.06 अपॉन 2, यहाँ पे कितना आ गया log बेस 10 की पावर माइनस। इतना तो आपको पता चला ही होगा, 100 है ना, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2 में आ जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 1.10 माइनस 0.06 अपॉन 2, प्लस कर देते सीधा ही आगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो E इक्वल्स टू आपके पास 1.16 वोल्ट आ गया। यानी कि यहां से 0.03 में क्या हो रहा है, इंक्रीज। वहां क्या हो रहा था कि सेल के पोटेंशियल में अगर आप क्या कर रहे थे, कैथोडिक पोर्शन की कंसंट्रेशन 10 टाइम डिक्रीज कर रहे थे, तो सेल पोटेंशियल 0.03 से कम हो रहा था, 0.03 से कम हो रहा था। ओके, यहां पर क्या हो रहा है कि अगर आप एनोडिक पोर्शन की कंसंट्रेशन 10 टाइम डिक्रीज करते हो, एनोडिक पोर्शन की कंसंट्रेशन 10 टाइम डिक्रीज करते हो, तो सेल पोटेंशियल 0.03 से क्या होता है, इंक्रीज। कि अगर आपके पास कैथोडिक पोर्शन है, उसकी कंसंट्रेशन 10 टाइम डिक्रीज करते हो, तो 0.03 से सेल पोटेंशियल कम हो जाता है। एनोडिक पोर्शन है, उसकी कंसंट्रेशन 10 टाइम डिक्रीज करते हो, तो सेल पोटेंशियल 0.03 से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये आपके पास क्या हो गया, क्या कहते हैं इसको, ये एक कंसेप्ट हो गया। कि अगर कभी थ्योरी के क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमने इतने टाइम डिक्रीज करा या इतने टाइम इंक्रीज करा, तो उससे क्या इफेक्ट होगा वो बताइए। तो अपन ने देख लिया जनरली 10 टाइम का, ऐसे आप 100 टाइम का भी देख सकते हो कि 0.1 करा तो 0.001 कर दिया। तो कैलकुलेटिव पार्ट है, पर हमेशा ध्यान रखना 10 टाइम के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसके लिए मैंने आपको करवा दी। ओके, तो कल की क्लास में अपन और ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे, और साथ में अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्कस करते हुए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बाइंड अप कर देंगे कल। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू।